गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। राय साहब ने उनका हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, यह सब मैं खूब समझता हूं मित्रवर, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी और इसके सिवा क्या है कि आपकी आत्मा जो काम नहीं करना चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे लिए कम से कम 2 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, ओ माय गॉड, 2 लाख? असंभव, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा खन्ना, इतना समझ लो। मैंने तुम्हारे ही भरोसे ये सारे प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमने निराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खा लेना पड़े। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का विवाह अभी 2-4 महीने टल सकता है और मुकदमा दायर करने के लिए भी अभी काफी वक्त है, लेकिन ये इलेक्शन सर पर आ गया है और मुझे सबसे बड़ी फिक्र यही है। खन्ना ने चकित होकर कहा, तो आप इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं है भाई, ये इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख की भी नहीं है? मेरी सारी रियासत बिक जाए गम नहीं, मगर सूर्य प्रताप सिंह को मैं आसानी से विजय न पाने दूंगा। खन्ना ने 1 मिनट तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। बैंक ने एक तरह से लेन देन का काम बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ खास रियायत की जाए, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस, ये आप जानते हैं। एक बात बताओ, मेरा कमीशन क्या रहेगा? मुझे आपके लिए खास तौर पर सिफारिश करनी पड़ेगी। अब राजा साहब का अन्य डायरेक्टरों पर कितना प्रभाव है ये भी आप जानते हैं। मुझे उनके खिलाफ गुटबंदी करनी पड़ेगी। यूं समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मामला होगा। राय साहब का मुंह गिर गया। खन्ना उनके अंतरंग मित्रों में थे, साथ के पढ़े हुए, साथ के बैठने वाले, और वो उनसे कमीशन की आशा रखते हैं, इतनी बेमुरव्वती। आखिर वो जो इतने दिनों से खन्ना की खुशामद करते आते हैं, वो किस दिन के लिए? बाग में फल निकले, शाक भाजी पैदा हो, सबसे पहले खन्ना के पास डाली भेजते हैं। कोई उत्सव हो, कोई जलसा हो, सबसे पहले खन्ना को निमंत्रण देते हैं। उसका ये जवाब है। उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मैं आपको अपना भाई समझता था। खन्ना ने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई समझा है और अब भी समझता हूँ। कभी आपसे कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन व्यापार एक दूसरा ही क्षेत्र है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे ये नहीं कह सकता कि मुझे दूसरों से ज्यादा कमीशन दीजिए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में रियायत करने के लिए आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितनी रियायत आपके साथ कर सकता हूँ उतनी करूंगा। कल आप दफ्तर के वक्त आएं और लिखा पढ़ी कर लें। बस बिजनेस खत्म। आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरह रीझे हुए हैं। सारी फिलॉसफी निकल गई उनकी। दिन में 1-2 बार जरूर हाजिरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ साथ सैर करने निकलते हैं। ये तो मेरी ही शान थी कि कभी मालती के द्वार पर सलामी न करने गया। शायद अब उसी की कसर निकाल रही है। कहाँ तो ये हाल था कि जो कुछ है मिस्टर खन्ना है। कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ी आती, जब रुपयों की जरूरत पड़ती तो खन्ना के नाम पुर्जा आता। और कहाँ अब मुझे देखकर मुंह फेर लेती हैं। मैंने खास उन्हीं के लिए फ्रांस से एक घड़ी मंगवाई थी। बड़े शौक से लेकर गया, मगर नहीं ली। अभी कल सेबों की डाली भेजी थी, कश्मीर से मंगवाए थे, वापस कर दी। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदमी इतना जल्द बदल कैसे जाता है। राय साहब मन में तो उसकी बेकदरी पर खुश हुए, मगर सहानुभूति दिखाकर बोले, अगर ये मान भी लें कि मेहता से उसका प्रेम हो गया है, तो भी व्यवहार तोड़ने का कोई कारण नहीं है। खन्ना व्यथित स्वर में बोले, यही तो रंज है भाई साहब। ये तो मैं शुरू से ही जानता था कि वो मेरे हाथ नहीं आ सकती। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसी चीज उनसे मिल सकती है, इसकी मैंने कभी आशा नहीं की। मैं तो केवल उनके रूप का पुजारी था। सांप में विष है ये जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज्यादा निठुर जीव और कौन होगा। लेकिन केवल उसके रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए भी मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है कि मैं पहले क्यों ना चेत गया। इसके पीछे मैंने अपने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए भाई साहब। जब उसका रुक्का पहुंचा, मैंने तुरंत रुपए भेजे। मेरी कार आज भी उसकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर लिया। हृदय में जितना रस था वो उसर की ओर इतने वेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूखा रह गया। बरसों हो गए मैंने कामिनी से दिल खोलकर बात नहीं की। उसकी सेवा और स्नेह और त्याग से मुझे उसी तरह अरुचि हो गई थी जैसे अजीर्ण के रोगी को मोहन भोग से हो जाती है। मालती मुझे उसी तरह नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है,
और मैं खुशी से नाचता था। वो मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वो मुझ पर शासन करती थी और मैं सिर झुकाता था। उसने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया, ये मैं स्वीकार करता हूँ। उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, ये भी सत्य है। फिर भी मैं पतंगे की भांति उसके मुखदीप पर प्राण देता था। और अब वो मुझसे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब, मैं कह देता हूँ कि खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं उससे एक एक पाई वसूल कर लूंगा। और डॉक्टर मेहता, उनको तो मैं लखनऊ से निकाल कर ही दम लूंगा। उनका रहना यहाँ असंभव कर दूंगा। उसी वक्त हॉर्न की आवाज आई और एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीचे अचकन, चूड़ीदार पजामा, सुनहली ऐनक, सौम्यता के देवता से लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी साइट में घर से चला था कि आप दोनों साहबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए एक व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभानेत्री हैं। अनुमान किया गया है कि शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी जरूरत है, यह आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ डोनर्स में आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना आ सकी। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिसके सामने 5,000 रुपए की रकम थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपए थे। इसके बाद और कई रकमें इतनी या इससे कुछ कम थी। मालती ने 500 रुपए दिए थे और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपए। राय साहब ने अप्रतिभ होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, ये सब आप लोगों की दया है और ये केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेकहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सद्व्यय होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, यार मैं ऐसे फजूल के कामों में पड़ता ही नहीं। न जाने आप लोग पश्चिम की गुलामी में कहां तक जाएंगे। यूं ही महिलाओं को घर से अरुचि हो रही है, व्यायाम की धुन सवार हो गई तो वो तो कहीं की न रहेंगी। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी व्यायाम की जरूरत नहीं है, और जो घर का कोई काम करती ही नहीं और केवल भोग विलास में रहता है, उसके व्यायाम के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूँ। मेहता जरा भी निरुत्साह न हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास न हो, उसमें किसी तरह की मदद देना वास्तव में अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं है ना राय साहब? राय साहब गहरी चिंता में डूबे हुए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साह किए डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। नहीं, जिस काम में आप शरीक हैं वो धर्म है या अधर्म, इसकी मैं परवाह नहीं करता। राय साहब, मैं चाहता हूं आप खुद विचार करें और अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझें तो उसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, यार मैं तो साफ कहता हूं इसलिए बदनाम हूं। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझ में तो विचार करने की शक्ति ही नहीं। सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धर्म समझता हूं। हाँ तो लिखिए कोई अच्छी सी रकम। अब आप जो कहेंगे वो लिख दूं। आपकी जो भी इच्छा हो वो लिखिए। आप कहिए, मैं लिखता हूं। तो 2,000 से कम क्या लिखिएगा? राय साहब ने आहत स्वर में कहा, आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5,000 लिख दिए। मेहता ने सूची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। ये शूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो, कितने बड़े गधे हो यार तुम। सहसा मेहता राय साहब के गले लिपट गए और उन्मुक्त कंठ से बोले, 3 cheers फॉर राय साहब, हिप हिप हुर्रे। खन्ना ने खिसियाकर कहा, ये लोग राजे महाराजे ठहरे, ये इन कामों में दान न दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूँ। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी चोटी आपके हाथ में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। ये आप बड़े मार्के की बात कह रहे हैं मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं।
मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी। आप अभी इस काम में शरीक नहीं होना चाहते ना सही, लेकिन कभी ना कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतने धर्मशाले और पाठशाले कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकारें उनके हाथ का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूं। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है, उसके लिए 2-4 हजार खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय किया है इस शाला का बुनियादी पत्थर कामिनी देवी के हाथों रखा जाए। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुझे विश्वास है हमें उनकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्रेम है ये तो आप जानते ही हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जनों की भी राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में ये निश्चय हुआ कि ये शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम उस अवसर पर आएंगे तो जरूर। खन्ना ने उपहास किया। हाँ, जब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना जरूरी है ही। इस तरह आप बहुत से रईसों को फांस लेंगे। आप लोगों को लटके भी खूब सूझते हैं, और हमारे रईस हैं भी इसी लायक। उन्हें उल्लू बनाकर ही मूड़ा जा सकता है। जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूं ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अय्याशी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठा लिया। नहीं, आप जरा बैठिए। आप देख रहे हैं, मेहता ने मुझे इस बुरी तरह से फांसा है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। कामिनी से बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं? कामिनी कैसे राजी हो गई, मेरी समझ में नहीं आता। और मालती ने कैसे उसे सहन कर लिया, ये समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई। भाई, ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर कामिनी से मेरा जी जलता है, और उस पर मुझी को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वो पड़े जिसके पास फालतू रुपए हो, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उप प्रधान बनकर अफसरों को दावतें देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता आया है और यही होगा, और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं, और ये सब कामिनी के कारण। वो एक बार कुर्सी से उठे, फिर बैठ गए। कामिनी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठकुर सुहाती की। कुछ नहीं, आप कामिनी देवी से साफ कह दें, तुम मेहता को इनकारी खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लाग डांट में फंस गया, आप क्यों फंसे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए राय साहब, कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से इसका जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। ये सब मालती की शरारत है। उसी ने मुझे डिच करने का ये ढंग निकाला है। हाँ, लगता तो यही है। वो मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के एक दिन पहले बाहर चले जाइए। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो भी वहां जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो ही निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर कामिनी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? कामिनी कैसे कहे कि ये सम्मान पाकर वो मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी। इस अवसर के लिए कितने मनोयोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी उसने दिल में समझा ये प्रस्ताव स्वीकार करके वो खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति ही का सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। इधर कई दिन से पति को कुछ सदैव देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वो अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। ये प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। वाह, डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहें तो शायद इतनी खुशी से तैयार ना होगी। कामिनी की जबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे पूछ नहीं लिया? मेहता और मालती दोनों ये चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार ऐंठने की फिक्र में हैं, और मैंने ठान लिया है कि एक कौड़ी भी ना दूंगा।
तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। कामिनी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो ना। मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने और लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? बताना अपना सिर और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक धेला भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने ओंठ चबाकर कहा, कैसी बेसमझी किसी बातें करती है। तुम वहां नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? कामिनी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। हाँ तो कह तो दिया, लिख दूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊख की दर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर दिया कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अरे धत तेरे की! वो पहले यही बात कह रहे थे, पर इस अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बैठाई। आखिर बचा के मुंह पर थप्पड़ लगा। ये मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है। सरकार इसमें दखल देने वाली कौन होती है? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी, निशंक, निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, यहाँ क्या मेहता आए थे? हाँ आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? ये तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घूम आई हूं। आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने अभी इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कि उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की क्या बात थी? और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। पता है, मैंने मेहता को ठेल कर यहां भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं? यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखें। मैंने कामिनी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया, और अब आप फरमाते हैं आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया था। खन्ना घबराए, हेकड़ी जाती रही, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वो कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुर्वस्था का आनंद क्यों न उठाए? उन्होंने मालती को अर्दब में डाल दिया था, और यद्यपि वो उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना न चाहते थे। ये भी दिखा देना चाहते थे कि मैं निरा भोंदू नहीं हूं। उसका रास्ता रोककर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवें सिकोड़कर कहा, मैं इसका आशय समझी नहीं। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही वर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती। लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूं। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूं। अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूं। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा कुछ और पा सकते हो तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वो एक ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहां इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वो उससे ये कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झेंपते हुए बोले, मेरा ये आशय न था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, हाँ, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूंगी तो तुम्हारे साय से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूं, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। ये मेरी कृपा थी कि जहां मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीजें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। ये पुरुष प्रकृति है, अपवाद नहीं। मगर ये समझ लो कि धन ने आज तक नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और ना कभी पाएगी। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गज गज भर नीचे धंसते जाते थे। अब और ज्यादा चोट सहने का उनमें जीवट न था। लज्जित होकर बोले,
मालती, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, अब और जलील ना करो। और ना सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। ये कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाली और 1,000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दयी व्यंग्य किया। ये मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना सजल आंखों से बोले। मालती, अब मेरी जान बख्शो, क्यों मेरे मुंह पर कालिख पोत रही हो? मालती ने जोर से कहा मारा। देखो, डांट बताई और 1,000 रुपए भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत न करोगे? हैं? कभी नहीं, जीते जी कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूं, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने दो और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद देखो खन्ना, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे बुराई समझ रहे हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेता है? क्यों? मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए। अरे यार, क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूं। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा मानो निश्चय करना चाहती थी कि वो आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज ये साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूं और पहेली रहूंगी। ये कहती हुई वो पक्षी की भांति फुर्र हो उड़ गई और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, ये लीला है या इसका सच्चा रूप।